है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कविता की परख, जो कि 11th क्लास के गद्य खंड की कहानी वाले भाग के दूसरा पार्ट है ना। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं, है ना, कि इनके कवि कौन है, क्या है इनका, है ना। देखिए, इनके कवि हैं रामचंद्र शुक्ल। कवि का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल। और पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम है कि कविता के परख। ठीक है, कविता की परख पाठ का नाम के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1884 आश्विन पूर्णिमा को, है ना, जो कि 1941 के रूप में, जो कि 2 कैलेंडर होता है। एक कैलेंडर होता है ईसाई मसीह के अनुसार, जिसके अनुसार सभी 2023 चल रहा है, और एक होता है विक्रम शक संवत, है ना, जो कि इसको से आगे चलता है। तो विक्रम शक संवत के अनुसार आश्विन कार्तिक चैत वैशाख वाला जो होता है विक्रम शक संवत के अनुसार, जो कि 1947 में। लेकिन यहाँ पर जनरली जो हम लोग यूज करते हैं उसके अनुसार से 1884 में। तो ऑप्शन नंबर 1884 ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए से आप लोग को 1884 याद करना है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1884 में। और निधन हुआ था 2 फरवरी 1941 को काशी में, है ना। तो ये जो जन्म तिथि 1941 विक्रम शक संवत के अनुसार है, ना कि ऐसा नहीं हुआ 1941 में जन्म लिए 1941 में मर गए, कहानी कब लिखा हुआ है इतना बड़े कब, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। ये जो दिया हुआ है ईसा मसीह वाला कैलेंडर के अनुसार से, जो कि जनरली हम लोग उपयोग करते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो इनका जन्म स्थान था अगोना जिला, बस्ती, उत्तर प्रदेश, है ना। अगोना गांव का नाम है, जिला बस्ती ना है, और उत्तर प्रदेश में 75 जिला में से एक बस्ती भी है, ठीक ना। और इसके बाद बोलता है कि इनका पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल। पंडित चंद्रबली शुक्ल, इनका नाम था रामचंद्र शुक्ल, ठीक ना। शिक्षा कहाँ की है? तो एल्गो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्जापुर से 1898 में उर्दू अंग्रेजी के साथ मिडिल क्लास तक किए, और लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर से 1901 में शिक्षा स्कूल पास किए, और फिर पाठशाला इंटर जो नामांकन हेतु पढ़ाई किए, लेकिन फिर आगे चल के इंटर में इनका डिविजन का चला गया, अधूरा रह गया, है ना। तो इसमें से मुख्य पॉइंट केवल यह बनता है कि स्कूल की शिक्षा कब सफर किया? तो 1921 में। और मिर्जापुर कहाँ से किया? तो मिर्जापुर स्कूल से 1898 में। इनकी शिक्षा अधूरी कहाँ रह गई? तो इंटर में ही शिक्षा अधूरी रह गई, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि वृत्ति क्या है इनका, है ना। इनमें से कुछ मुख्य पॉइंट है, तो चलिए हम लोग इनके वृत्ति के बारे में पढ़ते हैं ना। तो 1904 ईस्वी में लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर के रूप में काम किया। 1908 में काशी नगरी में प्रचारणी सभा की, है ना। 1904 में कहाँ थे? तो लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के टीचर, और फिर 1908 में क्या? तो काशी में प्रचारणी सभा। हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक भी रहे, है ना। इसमें एक बात इसको भी ध्यान रखना है कि क्या थे? तो हिंदी शब्द के सहायक, जो कि थोड़ा सा पेंसिल पतला हो गया, तो इसमें बोलता है आगे, इसके साथ क्या थे, है ना। तो संपादिका भी के काम किए। 1921 में हिंदू काशी विश्वविद्यालय का अध्यापन किया। 1937 में विधान वर्ष के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, मतलब कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है काशी में, उसमें अध्ययन भी किए, है ना। 1937 में अध्यापन भी किए। 1921 में अध्ययन किया, 1937 में अध्यापन किए। और इसके बाद मुख्य कृतियाँ, तो इससे केवल वृत्ति से क्वेश्चन यही आता है कि, है ना, ड्राइंग की टीचर कब काम किए थे? तो कहाँ में काम किए थे? तो लंदन में। और काशी नगरी में प्रचार की सभा कब लगाए? 1908 में। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि काशी हिंदू काशी विद्यालय में 1921 में पढ़े, और 1937 में पढ़ाने का भी कार्य किए, ठीक है। आगे बोलता है इनके मुख्य कृतियाँ कहने का मतलब कि इनका प्रमुख कौन सा रचना है। तो हालांकि है तो बहुत सारा, लेकिन एक से जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग याद जरूर रखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, पहले कहता है मधुस्रोत, जो कि कविता संग्रह है। गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा, त्रिवेणी, है ना, पाठालोचन और आलोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास, श्री राधा कृष्ण दास की जीवनी, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, ये सभी निबंध हैं। विश्व प्रपंच, है ना, कल्पना का आनंद, संसार, ये सब बहुत सारी इनकी कुछ ही है मुख्य कृतियाँ हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख में है एक मधुस्रोत, है ना, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास, और उसके बाद चिंतामणि भाग 1, 2, 3, इसको आप लोग सबको याद रखिएगा, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, ठीक है ना। और वह त्रिवेणी भी इनका बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इसके साथ साथ एक ये भी आता है कि कल्पना के आनंद, संसाक, बुद्धि, चरित्र,
ठीक है ना। इतना चीज़ के याद जरूर रखना, ये सब मेन पॉइंट है प्रमुख रहते हैं। इनके बाद फिर जो बाकी बता है से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय है। हिंदी साहित्य के महान आलोचक, बहुत ही महान आलोचक, बढ़िया वार्तालाप करने वाले इतिहासकार, निबंधकार और लेखक थे, है ना। ये क्या क्या थे, तो इतिहासकार भी थे, आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे और लेखक भी थे। इनकी इतिहास आलोचना के निबंध में अवदान गुण प्रवर्तक अप्रीतम है। हिंदी भाषा और साहित्य के विशेष रूप से हिंदी आलोचना के चिंतन की, हम लोग की हिंदी भाषा के बारे में बहुत सारे चर्चा किए हैं और आधुनिक छवि पहचान मूलतः इनके द्वारा ही प्राप्त है। इनका रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी के विशेष योगदान है। हिंदी में समय समय के साथ इनका महत्व बढ़ता गया, निखरते गए और आगे चल करके बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि कमाई इन्होंने। आचार्य शुक्ल के हिंदी सैद्धांतिक और व्यवहारिक साहित्य चिंतन के वैश्विक ऊंचाई, गहराई, व्यापकता, गंभीरता दी। उन्होंने साहित्य और जीवन के जगत में वास्तविकता और गतिशील यथार्थ के साधीन्य तथा विकास धर्मी ऐतिहासिक प्रक्षेप में रखते हैं, है ना। तो इसमें से केवल आपको बस इस बात ध्यान में रखना है कि इन्होंने बहुत सारे नाम कमाई और इतिहासकार भी रहे, निबंधकार भी रहे और लेखक भी रहे। साथ साथ इन्होंने चिंतन के बारे मतलब कि हिंदी डिक्शनरी में, हिंदी शब्दकोश में बहुत ज़्यादा काम किए हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाई है, निखरता है ना। मतलब कि अपना कला आगे विकसित रहे। आगे बोलता है इसमें कि भाषा साहित्य के संपूर्ण परंपरा नई दिशा दी, इन्होंने हिंदी के नई दिशा दी और बहुत सारे, है ना, योगदान इनका हिंदी में माना जाता है। ऐसा बात है कि कहते हैं कुछ लोग का कहना है कि इन्होंने हिंदी में काफ़ी ज़्यादा सुधार भी किए हैं, हिंदी के पीछे बहुत ज़्यादा काम किए हैं, ठीक है। इनका श्रेय हिंदी में बहुत ज़्यादा जाता है। इनका जीवन आश्रय सहभागिता चाहते हैं। आचार्य शुक्ल साहित्य चिंतन के आलोचना का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, देश समाज और स्थित दुनिया के पटल विज्ञान के विकास से गहरा संबंध था। इन्होंने देश के प्रति बहुत सारे काम किए हैं, है ना। इनका देश का जो है समाज से बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध था, अर्थात सामाजिक प्राणी के रूप में, सामाजिक मनुष्य के रूप में बहुत सारे समाज में काम किए, है ना। इनको सामाजिक बहुत ज़्यादा जीवन प्रभावित करता था, किनको, तो रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक है ना। तो इतना लेखक परिचय में काफ़ी है और इसके बाद हम लोग चलते हैं पाठ की ओर, ठीक है। तो थोड़ा सा और है, इसको देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल की भाषा विवेचन शैली गंभीर और प्रौढ़ है, किंतु उतनी ठेठ और सरल बोधमध्य भी। मतलब कि इनकी भाषा जो है, लिखने का भाषा जो है गंभीर है, प्रौढ़ है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हिंदी भाषा के महान अध्यापक भी थे, इसलिए शब्दों को मड़ोड़ करके शब्दकोश के रूप में, अर्थात मुहावरे, लोकोक्ति या कहावतें के रूप में ज़्यादा किए हैं। और ये जो कहानी है, कविता की खोज, कविता की परख, है ना, कविता की परख नाम यहाँ पर से, कविता की खोज किसी दूसरी कवि के हैं, वो अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन कविता की परख पाठ के, है ना, जो कि चिंतामणि भाग 3 से लिया गया। चिंतामणि भाग 1, 2, 3 उनसे लिया गया। इसका प्रख्यात आचोलक डॉक्टर नामवर सिंह 1983 में संपादित किए हैं। और कविता के परख में हाई स्कूल के छात्रों के लिखा गया। और आप लोग हाई स्कूल के ही छात्र हैं, 11th, है ना। हालांकि 11th वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स कहलाते हैं, हाई स्कूल के छात्रों को 9th और 10th के छात्रों को बोलते हैं, है ना। जो कि प्रकाशित हुआ हम लोग के 11th क्लास में पढ़ने के लिए मिला है ना। इसमें क्या बताया गया है, हिंदी गद्य चंद्रिका 1938 में प्रकाशित हुआ था। ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1938 में। और विशेष करके स्कूली छात्रों के लिए लिखे गए थे। निबंध आज भी उतनी ही सार्थकता प्रासंगिकता है। कविता के परखने की बुनियादी आज भी वही है जिन्होंने सीख आचार्य ने दी है। इन साधनों से सीख के कहीं अधिक प्रशांत सीख है। मतलब कि निबंध के बारे में लिखना या सोचना समझना, है ना, इसके बारे में आज भी उसी तरह से बच्चों के परख है। बच्चों के पास उतना शब्द नहीं रहते हैं कि समझ सके उसको, निबंध को लिख सके, ठीक है ना। और फिर रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, कविता क्या इस पर कहते हैं, कहते हैं कविता वह साधना है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य का रचनात्मक संबंध रक्षा और निर्वाह होता है। मतलब कविता कुछ ऐसी शब्दों का सम्मेलन नहीं है, उसमें मनुष्य को और सृष्टि के साथ कुछ न कुछ रचनात्मक संबंध, रक्षात्मक संबंध, है ना, और उसमें रक्षा और निर्वाह का बोध होता है। अर्थात कहने का मतलब कि कविता जैसे हमारे सांसारिक जीवनों से जुटा हुआ है ना। कविता केवल शब्दों का सम्मेलन नहीं है। कविता जो है हमारे संसार का दुख, सुख, आनंद, कलेश, है ना, सभी रूपों के अनुभव कराते हैं। सभी एकदम हृदय से शब्दता को हटाती है, मनुष्यता को लाती है, मनुष्यता के बारे में बताते हैं। अर्थात कविता समझिए पूरा सारांश दिया हो। एक कविता पूरे जीवन का उसके
शब्दों का कुछ एक भाग जीवन का जरूर का होता है। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है, सृष्टि के सौंदर्य का, उसके गुणों का, बढ़िया बढ़िया गुणों का, और मनुष्य के सुंदर वस्तुओं का अनुरूप और कुसुमित वस्तुओं को विरुद्ध, खराब वस्तुओं को अलग, अच्छे वस्तुओं को अलग कराते हैं। ये कविता के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है, ठीक है ना। तो इसको बिना देर करते हुए हम लोग चलते हैं कविता के फर्क पर, है ना। तो कोई भी कहानी या कविता पढ़ना होता है तो सबसे पहले इसको शब्दार्थ को जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं। तो शब्दार्थ हमारा ये रहा, शब्द निधि या तो शब्दार्थ, ठीक है ना। तो शब्द निधि को पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा, हमको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। कहता है शब्द निधि के बारे में क्या कहता है, उत्साह, उत्साह का मतलब क्या होता है, तो उत्साह का मतलब खुशी या उमंग। करुणा, करुणा का मतलब दया या वेदना, दया। व्यापार कहने का मतलब क्रिया या गतिविधि, बेचना खरीदना। दारुण, दारुण कहने का मतलब असहनीय, मतलब कि सहने लायक नहीं हो। आवाहित, आवाहित कहने का मतलब होता है प्रसन्न। और प्रतापी, प्रतापी कहने का मतलब होता है प्रभावशाली या पराक्रमी, है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर। निपुणता यानी दक्षता, सब गुण से निपुण हुआ। उग्र, उग्र कहने का मतलब गुस्सैल, उत्तेजित। और अधीरता कहने का मतलब बेचैनी, खाल ऐसी जैसा, है ना। और परिज्ञान कहने का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान, कुछ अलग तरह से। और बोध कहने का मतलब होता है समझ, सोचने की कला। और प्रफुल्लन कहने का मतलब होता है प्रसन्न, खुशी। और आर्द्र, आर्द्र जो है, आर्द्र कहने का मतलब होता है भीगा हुआ या नमी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ कहता है रमणीय, रमणीय कहने का मतलब सुंदर होता है। और समक्ष कहने का मतलब कि सामने, एकदम प्रकट। विकराल कहने का मतलब भयानक। श्रृंगाल कहने का मतलब सियार, श्रृगाल कहने का मतलब सियार, है ना। कांति कहने का मतलब चमक। और व्यंजना कहने का मतलब होता है व्यक्त करना या प्रकट करना, ठीक है। और उसके बाद खंजन एक शब्द है, खंजन मतलब चंचल आँखों वाला विशिष्ट पक्षी, जैसे कि चील, गिर, ये सब, है ना। और कुतूहल, कुतूहल कहने का मतलब क्या होता है अचरज या विस्मय, संकोच में। और दूषण कहने का मतलब दोष या कलंक। और परिमाण कहने का मतलब होता है मात्रा के कितने मात्रा में, ठीक है। तो इस तरह शब्दार्थ को आप लोग याद करिएगा, ताकि हम बाकी चलते हम लोग कविता के परख पर, है ना। तो कविता के परख को हम लोग चलिए पढ़ते हैं। कविता के परख में कहता है, इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, है ना। कहता है कविता के उद्देश्य हमारे हृदय के प्रभाव डालता है, जिससे उसके होकर भीतर प्रेम, हृदय, हास्य, करुणा, आश्चर्य आदि के भाव का संचार हो सके। कविता हमारे हृदय में प्रभाव डालता है, जिससे उसके से प्रेम से प्रभावित होता है, आनंद को प्रभावित होता है, हास्य से प्रभावित होता है, करुणा, मोह, माया, आश्चर्य, चकित करना, ये सब चीज़ों को प्रभावित करता है, जो कि हमारे मस्तिष्क को समझाता है, बताता है। जिस पद में इस प्रकार का प्रभाव डालने की शक्ति ना हो, उसे कविता नहीं कह सकते। मतलब किसी तरह से ऐसे ही शब्द डाला हुआ हो, ऐसे 2-4 शब्द जोड़ दिया, उसको कविता नहीं कहे। कविता कहने का मतलब कि उसमें कुछ न कुछ रहस्य छिपा हो, अच्छी चीज़ों का छिपा हो, ठीक है ना। कविता में सही से ज़्यादातर अच्छे से विश्लेषण उसके लेखक ज़्यादा कर सकते हैं, अन्यथा कोई वक्ता जो हो या तो कोई उस पर स्पीकर हो, वो उतना ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो रहस्यमय को अच्छी तरीके से समझ करके बढ़िया से बोल सकता है, लय में बोल सकता है, अर्थ को थोड़ा ज़्यादा विश्लेषण करेगा। लेकिन आम आदमी उसको केवल पढ़ करके, समझ करके अपनी भाषा में उतना ज़्यादा गहराई नहीं जा सकता जितना कि कवि कल्पना करके लिखें या तो फिर अपनी मन की बातों को लिखें, है ना। लेकिन इसमें आनंद, प्रेम, हृदय, करुणा की भावना होनी चाहिए। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप व्यापार हमारे मन में ढंग खड़ा करते हैं, हमें प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित है। कविता ये बताता है, ऐसा लगता है, उसे पढ़ने के बाद महसूस होता है कि हमारे सामने खड़ी है, और मानसिक शक्ति में ऐसी वस्तुओं का, व्यापारों का योजना बनाती है जो हम मन में धारण करते हैं, और वही कल्पना कहलाती है। कल्पना मतलब कविता पढ़ते समय हम लोग का मन में एक ऐसा सोच आता है, समझ आती है, जिसे हम लोग काल्पनिक दुनिया या कल्पना कहते हैं। इस शक्ति को ना तो बिना अच्छी कविता हो सकती है और ना पूरा आनंद लिया जा सकता है। मतलब कि बिना कल्पना के, बिना इच्छा शक्ति के कविता को भी नहीं समझ सकते हैं, और ना ही तो उसके रचना कर सकते हैं, ना तो कविता को लिख सकते हैं, ना तो कविता का समझ सकते हैं, है ना। इसका प्रभाव तब पड़ेगा जब उसको कल्पना करेंगे, तब प्रफुल्ल हो जाते हैं, मतलब खुशी हो जाते हैं। कब? जब उसको कल्पना करके समझते हैं तब। किसी अद्भुत वस्तु को व्यापार देखकर आश्चर्यमग्न होते हैं, किसी वस्तु के दारुण दृश्य को देखकर करुणा से आर्द्र हो जाते हैं, और यही कविता भी होती है। कविता में भी होता है, जैसे कि हम लोग जीवन में कभी कभी किसी की बातों से
तरह तरह का प्रभावित होता है। जैसे किसी से मोटिवेट कोई होता है तो किसी से दुखित होता है, तो किसी से गुस्सैल होता है, किसी से कोई ईर्ष्या होती है, तरह तरह के भावना देखने को मिलती है। उसी प्रकार से कविता में भी तरह तरह के बात रहते हैं। जिस भाव का उदय कवि के पाठक के मन का कराना होता है, उसी भाव को जगाने वाले रूप व्यापार और अपने वर्णक के पाठक के मन में लाता है। मतलब कविता में कवि जिस प्रकार से अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हुए बोलते हैं, उसी प्रकार से वो कविता में डालते हैं कि पढ़ने वाला भी इस बातों को समझ सके, इसी तरह से कल्पना करे। यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके अपने मन प्रफुल्ल आवाहित करना होता है, तो कवि किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर स्थल शब्दों का चित्रण करता है। मतलब कि अगर किसी के मन में खुशी के विचार को लाना है, अच्छे विचार लाना है, तो कवि इस प्रकार से कल्पना करते हैं कि उसमें पढ़ने वालों को आनंद प्रकट हो, खुशी प्रकट हो, है ना। जैसे कहते सूरदास जी ने कृष्ण जी, श्री कृष्ण के अंग प्रसंग का जो वर्णन किया, उसे पढ़ करके या सुन करके मन सौंदर्य भावना लीन हो जाता है ना। सूरदास जी के बारे में बोलता है, सूरदास जी जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण जी के बारे में कुछ इस प्रकार से लीला करते थे, इस प्रकार से रचना करते थे कि सामने वाला पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मन मुक्त हो जाता था, मन मुक्त हो जाता था, उसमें डूब जाता था। आहा क्या भक्ति है। मतलब कि कहने का मतलब होता है कि जिस भावना से कवि लिख रहे उससे होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी गीतावली में चित्रकूट का वर्णन इस प्रकार से किए हैं कि लगता है मानो जैसे उसमें डूबे हों, है ना। मतलब गोस्वामी राम भक्त थे, तुलसीदास उस प्रकार के। यहाँ पर छोटा सा रंग दिया हुआ है, जैसे कि लिखा है, सुहत श्याम जलद मृत धोरत धातु रंग मंगे श्रृंगनी, है ना। ये सोहत श्याम जलद मृदु धोरत धातु रंग मंगे श्रृंगनी, इस प्रकार से इनकी कविता के और भी हो सकता है अलग लय से। हमारे यहाँ पर आवाज़ शायद अच्छा ना हो, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब हम लोग समझे कहानी से, पाठ से जितना क्वेश्चन आता है उसके बारे में तो जरूर जानेंगे। इस प्रकार भाव, भय का भाव उत्पन्न करने के कवि जो सामने रखेगा वह बहुत विकराल होगा। जैसा कुंभकर्ण का रूप रामचरितमानस में है ना। मतलब कि जो भय रखेगा उसका भाव उत्पन्न करने के जो कवि सामने प्रस्तुत करते विकराल होगा, बहुत बड़ा होगा। जैसे कि कुंभकर्ण में, रामचरितमानस में जो कुंभकर्ण है, राम के वन गमन पर अयोध्या की दशा का जो वर्णन रामायण में है इस प्रकार से कि विकराल है, बहुत बड़ा है। हृदय दुख करुणा का अनुभव न करेगा। कवि अपने लोग उपमा से सहारा लिया करते हैं। मतलब कवि शब्दों को उपमा से विशेषता लिख देते हैं। वे वस्तु जिसमें वर्णन के प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ वस्तुओं का उल्लेख भी किया जाता है, कुछ उल्लेख भी करते हैं। जैसे कि मुख के चंद्र या कमल के समान, है ना। मूड़ी को किसके समान कराते हैं, तो चंद्र या कमल के समान, चंद्रमुखी, है ना, सुंदरता को बोध कराने के लिए। समान नेत्र दम, मीन मछली के जैसी आंखें, खंजन मतलब कहने का मतलब कि तेज आंखें, चील की जैसी, कमल सुंदरता के, प्रतापी बहुत बढ़िया, तेजस्वी सूर्य के समान को तुलना कराते हैं। कायर को श्रृगाल के समान, सियार के समान कराते हैं। वीर व प्रक्रमी को शेर के समान से कवि शब्दों से संबोधित करते हैं और अपने कविता या तो कहानी को बोध करते हैं। यानी कि वीरता को दर्शाने के लिए शेर को या तो फिर सूर्य को, है ना, इस सब को बोध कराते हैं, और कायर को दिखाने के लिए सियार को, तुच्छ वस्तुओं का उपयोग करते हैं ताकि समझने वाला कहानी के माध्यम से समझे, कल्पना करे, आगे बढ़े। कहता है प्रायः कहा करते हैं, ऐसा कहने से उनका वास्तविकता लक्ष्य यही होता है कि जिस वस्तु को वो वर्णन कर रहे उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि भाव तीव्र हो जाए। मतलब विशेषता के लिए जो शब्द जोड़ते हैं इसलिए जोड़ते हैं ताकि उनके कविता की कठोरता हो या तो मधुरता हो या तो कोमलता हो या तो सुंदरता हो, साफ साफ वर्णन पता चले। किसी के मुख के मधुर कांति की भावना उत्पन्न करने के लिए कवि के मुख के साथ एक अत्यंत मधुर कांति वाला दूसरा पदार्थ चंद्रमा भी रख देता है। मतलब कि किसी के मुख को विशेषता करनी है तो उसको तुलना चंद्रमा से कर दी जाती है ना। और सुंदरता के बारे में बताया जाता है कि चांद, कवि अपने शब्दों को चांद से तुलना ज़्यादा करता है, सुंदरता वाले चीज़ों को, और उसके गुणों के बारे में बताता है। सारांश में उपमा का उद्देश्य भावना का तीव्र करना होता है और वस्तु का बोध ज्ञान प्रकार करना नहीं। मतलब कि उसको केवल इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को लगे कि नहीं उसमें सुंदरता कुछ अलग प्रकार के, उसमें गुण कुछ अलग प्रकार के। जैसे कि आप लोग 9th क्लास के भगजोगिनी में पाठ में पढ़े होंगे, है ना। उनकी कल्पना चर्चा करते हैं लेखक शिवपूजन शाह जी कि भगजोगिनी की सुंदरता कुछ इस प्रकार से, मतलब कि उसमें कहानी के पात्र में जो लड़की का चित्रण किया गया है उसमें कुछ इस प्रकार से किया गया कि उसको भगजोगिनी कहता है, अंधेरा में चमकने वाला गुण, अर्थात बहुत सुंदर, सुंदरता, है ना। उसी प्रकार से कवि जो है चांद से करते हैं। उसके बाद कहता है बोध और परिज्ञान कराने के लिए वस्तु की एक वस्तु के समान कहते हैं। जैसे जिसने हारमोनियम बाजा न देखा हो उसे कहना अजी वह संदूक के समान है।
कहते हैं कभी कि जिसने कभी हारमोनियम नहीं देखा उसको कहें काचे तू बाजा नहीं है भाई, संदूक है, बंदूक नहीं है, संदूक है ना। इस प्रकार का समानता उपमा नहीं है, मतलब कि उसके बारे में कुछ अलग प्रकार से करना। संदूक नहीं कहकर हारमोनियम को वाद्य यंत्र बजाने वाला मशीन इस हम कह सकते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। उपमा कहने का मतलब होता है ना, कि उसके बारे में शब्दों को व्याख्या करने के चीज़ें। कोई उपमा कैसी है इसका निर्णय करने से पहले तो यह देखा जाता है कि कवि किस वास्तव में वर्णन कर रहा है। मतलब उपमा समझने से पहले ये बात को देखो कवि किस कविता में किस चीज़ पर चर्चा कर रहा है, उस वर्णन द्वारा वस्तु का संबंध कैसी भावना उत्पन्न करता है, इसके पीछे का विचार क्या है, उपमा में लाई गई वस्तु क्या है, उसकी भावना उत्पन्न कैसी होती है। बहुत अधिक परिमाण में है तो उपमा अच्छी कही जाती है, और केवल आकार छोटी बड़ाई क्या समानता देखे में कभी उपमा नहीं गया। मतलब थोड़ा बहुत गुण दिखाने के लिए ज़्यादा उपमा नहीं करते हैं, लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही बड़ाई करना है तो उपमा शब्द का उपयोग ज़्यादा होता है। वे प्रभाव का समानता देखते हैं। यदि कोई आकार में बड़ाई या ध्यान न रखकर अपनी आँख को उपमा बादाम या आँख की फाँक से दे तो उसे उपमा भद्दी होगी। कवि के कहने का मतलब है कि आँख की तुलना अगर कोई बादाम या आम की फाँक से दे तो सोचने वाली बात है। आँख के ना इसलिए उसे नहीं कहता है, उसकी आँखें चील की तरह है। इसमें जो व्याख्या होता है से अलग प्रकार का होता है, इसलिए लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता है। कभी अपने शब्दों में ऐसा नहीं कहा कि उसकी आँख आलू के फाँक जैसा है, बादाम के फाँक जैसा, ऐसा नहीं कहते। इसमें भद्दी हो जाती है और सौंदर्य की भावना वैसे नहीं जागती है ना। कभी लोग उपमा के लिए कभी कमल दल लाते हैं, जिससे रंग की मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि भावना उत्पन्न होती है। इसलिए चेहरा के सुंदरता के लिए कोमलता का उपयोग कमल के जैसे किया जाता है ना। ये नहीं कह दें कि उसका रंग एकदम कोयला जैसा, ऐसा डायरेक्ट नहीं कहते। कभी कुछ दूसरे प्रकार से अपने शब्दों में उपमा डालते हैं। आगे कहता है जिसका रंग मनोहर के कमल के समान हो। उठे हुए बादल के टुकड़े, ऊपर होते हुए चंद्रमा दृश्य कितना स्मरणीय होता है। यदि कोई उसे देख करके कहे कि मानो ऊँट की पीठ पर घंटा रखा है तो यह उक्ति रमणीयता की भावना में कुछ भी याद न देगी। थोड़ा बहुत कुतूहल चाहे भले उत्पन्न कर ले, है ना। मतलब कहने का मतलब कि इस प्रकार से बादल की विशेषता में अगर कोई बोले कि वह देखो ऊँट के पीठ पर घंटा रखा हुआ है ना, तो इसमें कोई उतना भावना देने वाली बात नहीं है। लोग थोड़ा सा हंसेंगे बस बोल जाएंगे। लेकिन अगर उसको कोई बोलेगा देखो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, हाथी के सूढ़ जैसे हुए हैं, किसी जानवर का रूप लिया हुआ है, मानसून मौसम है, अच्छी मौसम है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा शब्दों का व्याख्या मिलता है, उपमा मिलता है। कभी लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह आदि भावना के पात्र को मुंह से प्रायः प्रकट कराया करते हैं, है ना। मतलब कि इस हमको भय, आश्चर्य, करुणा, शोक, प्रेम इस हमको कुछ प्रकट कराया करते मुंह से। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय भावों को पूर्ण से व्यंजना हो सकती है, मतलब उसके बारे में व्याख्या हो सकती है। मनुष्य के मुख से प्रेम कैसे वचन निकलते हैं, क्रोध में कैसे निकलते हैं, शोक में कैसे निकलते हैं, आश्चर्य में कैसे निकलते हैं, उत्साह में कैसे निकलते हैं, इसका पूरा ज्ञान कवियों का होता है। शोक के वेग में, दुखी के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए बुद्धि और विवेक भूल जाते हैं। शोक के वेग में, दुख के वेग में थोड़ा सा अपना विवेक भूल जाता है, उचित अनुचित का ध्यान छोड़ देते हैं। इस बात को दृष्टि में रख करके तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के शक्ति लगने पर राम के मुंह में से कहलाया है। जैसे कि यहाँ पे कवि कहते हैं ना कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो उसमें यहाँ पर कुछ मतलब कि कवि जो होते हैं लिखते समय यहाँ पर थोड़ा सा अपना भूल जाते हैं और किसी प्रकार से अलग शब्दों में बोलते हैं, है ना। जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु, है ना। जो अपने भाई को बिछोह कर दिया, है ना, भाई से बिछो रहा है, पिता के वचन को पूरा नहीं हो सकता, है ना। इसकी और व्याख्या बाद में, लेकिन आगे कहानी पर आते हैं। कहता है कि जो काव्य, मतलब कि यहाँ पे कभी भूल जाते हैं कि इसको काव्य व्याख्या करना है और थोड़ा सा शब्दों को अलग वास्तव में लिखते हैं। जो काव्य सिद्धांतों को नहीं जानते हैं वे कहेंगे कि इस वचन में राम के चरित्र में दूषण आ गया और वह पर सहृदय मर्मग है, वे शोक में उक्ति मात्र समझेंगे। मतलब शोक में यहाँ पर शोक की बात है, दुख की बात है। लक्ष्मण जी को बाण लगा हुआ है, राम जी के गोद में लेटे हुए हैं और राम जो यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, है ना, कि हम भाई के साथ आए थे कि वनवास काट करके घर लौटेंगे, लेकिन हमारा भाई, पिताजी क्या बोलेंगे, भाई के साथ गया था बिना भाई के आया है ना। इस प्रकार से दुख प्रकट के, लेकिन शब्द का यहाँ पे कुछ लोग काची पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ करके बस कल चल जाएंगे और मर्मक शोक को नहीं समझ पाएंगे, है ना।
लेकिन जो रामायण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन उसको है, उसको सुना है, पढ़ा जाना है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ही विशेष विचार रहेगा। पात्र के मुख के भाव व्यंजना कराने पर कवि के बड़ी निपुणता अपेक्षित होती है, और पहले तो उसके मनुष्य के समान विकृति पर ध्यान रखना पड़ता है, माने साधारण जो बात है उसको पर ध्यान रखना पड़ता है। फिर पात्र के विशेष ढंग के स्वभाव का, मतलब वहाँ पर कैसा होना चाहिए बातचीत, कैसा तरह के शब्दों का उपयोग, इसका बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी के भाव के व्यंजना अनंत प्रकार से हो सकती है ना। माने कवि जो है कविता में या कहानी में इस प्रकार से शब्दों को रखता है ताकि लोगों को कुछ अलग ढंग से, उसी ढंग से आ जाए समझ में जो कवि कहना चाहते हैं। रामचरितमानस में देखिए कि राम जब कभी अपना क्रोध प्रकट करते हैं तो किसी संयम या गंभीरता के साथ, जबकि लक्ष्मण अधीरता हुआ होता है। साथ कवि के तो कहानी में बताया जाता है, कविता में बताया जाता है कि राम को जब गुस्सा आता है तो संयम के साथ, है ना, ज़्यादा गुस्सैल में नहीं, क्योंकि लक्ष्मण का जो गुण दिखाएगा वो एकाग्रता के साथ, उत्तेजना के साथ दिखाएगा। यही बात उत्साह और भाव आदि को समझनी चाहिए, और इसी बात को समझ करके कविता या कहानी की परख होती है ना। तो कविता को आराम आराम से उसको शब्दार्थों को देखते हुए पढ़िए, कहानी को शब्दार्थ को देखते हुए पढ़िए, तब उसको समझ में जा जाएगा, है ना। यहाँ पर से क्वेश्चन आंसर बनाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है भाई, कहता है कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो कविता का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से होता है कि कविता इस शब्दों में लिखे, ऐसे शब्दों में लिखे, इस प्रकार लिखे कि सामने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला वो अपने भाषा को समझ सके और उसी बात को समझ सके जो आप कविता में लिखे हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बोलता है कि कल्पना किसे कहते हैं। इमेज, इमेज कहने का मतलब कि कल्पनात्मक, है ना, इमेजिनरी, ठीक है ना। इमेजिनरी कल्पना किसे कहते हैं। एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है। कल्पना एक प्रकार के काल्पनिक चीज़ है, यानी कि सोचना। जैसे कि हम बोल रहे हैं, आप सोच रहे हो कुछ, है ना, सब कुछ लोग सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तरह तरह से सोच रहे होंगे। इसी बात को जो अपने मन में बातों को सोच रहा है उसे कल्पना कहते हैं। और कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व होता है। कवि का कल्पना कुछ अलग प्रकार से होता है, जिसे कि कविता को किस मोड़ पर ले जाना चाहता है, कैसे ले जाना चाहता है, क्या कहना चाहता है अगला मोड़ पर। हो सकता है दृश्य दुख का हो सकता है दृश्य सुख का हो सकता है आनंदी में हो, हंसी वाली हो, है ना, इस प्रकार से। तो कल्पना कहने का मतलब कि एक मन चिंतन है, मन गढ़ंत कुछ दिशात्मक वाक है ना, उसे कल्पना कहते हैं। और कवि का कल्पना का महत्व उसके कविता की ओर जाता है, और जिस पक्ष में जिस दिशा में कविता लिखते हैं उसकी ओर जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि उपमा क्या है, और कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है, पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो उपमा कहने का मतलब होता है कि शब्दों के व्याख्या करने वाला, है ना। उपमा उपमेय, जैसे कि आप इस समझ मुख ही, है ना, मुख ही है, मुख माने कि मुंह या मुखी माने मुंह, इसके आगे जब चंद्र जोड़ देते हैं तो ये जो चंद्र शब्द हुआ से है उपमा, और यह उपमा से बनाता है इसका उपमेय चंद्रमुखी, है ना। कहने का मतलब कि मुख है बाकी चांद के जैसा है ना, मून फेस, देखने में सुंदरता, मतलब तो इस बात को कहते हैं उपमा। उपमा कहने का बोध होता है कि उसकी विशेषता को बतलाना, उसके गुणों को व्याख्या कर देना, है ना। कविता को उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो कविता में, ठीक है, फिर इसकी बात की चर्चा बाद में करेंगे अगले वीडियो में।